Greatness isn't always crowned. Sometimes it's carved in scars. और फॉर्मूला वन के बैटलफील्ड पर अगर ये लाइन सबसे ज्यादा किसी एक ड्राइवर पे सूट करती है तो वो फर्नांडो अलोंसो है. Alonso as a racing driver had everything in his career. He had the speed, he had the determination, he had the courage. बस कमी थी तो सिर्फ एक चीज की और वो थी किस्मत. अलोंसो यहां पर अपनी एबिलिटी से नहीं बल्कि किस्मत के चलते कभी भी ज्यादा चैंपियनशिप्स नहीं जीत पाए. ये कहानी है फर्नांडो अलोंसो डियास की, जो फॉर्मूला वन की ग्रिड के ऊपर प्रिंस तो बन गए बट ही वॉज द ड्राइवर हु कुड नेवर बिकम द किंग. लेकिन हम इस स्टोरी में आगे जाएं, हम यहां पर आपको फर्नांडो अलोंसो डियास की ये कहानी सुनाएं. मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को और फॉर्मूला वन कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो आप किस स्टोरी पे चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. और हाँ, इस वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा. तो फर्नांडो अलोंसो के F1 करियर की शुरुआत होती है साल 2001 में. महज 19 साल की उम्र में फर्नांडो अलोंसो मिनार्डी टीम के लिए अपना डेब्यू करते हैं एंड मिनार्डी उस साल की सबसे स्लो कार थी ऑन द सर्किट. लेकिन एक स्लो कार को ड्राइव करने के बावजूद फर्नांडो अलोंसो के दिमाग में एक चीज पक्की थी कि जब ये सीजन एंड हो तो ग्रिड पर मौजूद हर एक इंसान को ये पता चल जाए दैट आई एम नॉट हियर टू पार्टिसिपेट बट आई एम हियर टू रूल फॉर्मूला वन. लेकिन पता है एक अजीब बात है. एक अजीब बात यह थी कि उस साल यहां पर फर्नांडो अलोंसो ने जब वो सीजन एंड किया तो उन्होंने अपने बारे में सबको एक चीज तो बता दी थी कि हाँ, वो यहां पर कंपीट करने के लिए आए हैं और वो यहां पर एज अ फ्यूचर वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियन बन के जरूर दिखाएंगे. लेकिन साल 2000 से लेकर साल 2004 तक एक ड्राइवर उस फॉर्मूला वन के सर्किट को ना सिर्फ रूल कर रहा था, ओन कर रहा था. एक टीम ऐसी थी जो यहां पर उस फॉर्मूला वन के सर्किट को अपना मोहताज बनाए बैठी थी और वो टीम थी फरारी. लेकिन फाइनली जाकर साल 2005 में जब FIA ने रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज किए तो यहां पर फरारी का जो सबसे बड़ा वेपन था, उनकी पेस, कहीं ना कहीं वो उनसे खो गई और इस सब का खामियाजा फरारी को और माइकल शूमाकर को भुगतना पड़ा. उस साल यहां पर फर्नांडो अलोंसो ब्लू और येलो कलर की रेनो कार ड्राइव कर रहे थे और वो कार यहां पर अपने आप में एक रॉकेट शिप थी, क्योंकि उस कार की स्पीड उसकी मेन पहचान नहीं थी, लेकिन उस कार की स्टीयरिंग व्हील पे बैठा बंदा उस कार की पहचान बन गया. फर्नांडो अलोंसो ने उस साल यहां पर एक ऐसा कारनामा किया जो शायद ही किसी ने भरोसा किया था कि हो सकता है. फर्नांडो अलोंसो ने फरारी के उस अनप्रेसिडेंटेड रन पे रोक लगाई. माइकल शूमाकर को 5 लगातार वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप जीतने के बाद फाइनली जाकर 6वीं ड्राइवर चैंपियनशिप जीतने से रोका और ये साबित कर दिया कि हाँ, वो 2001 में जो फर्नांडो अलोंसो ने मिनार्डी में एंटर करते में सपना देखा था, वो सपना नहीं अब हकीकत है. लोगों ने बोला कि 2005 का जो टाइटल था ना, वो एक फ्लूक था. अगली साल देखते हैं कि यहां पर फरारी क्या करने वाली और माइकल शूमाकर अपना खिताब वापस से कैसे रिक्लेम करते हैं. साल 2006 में यहां पर आते आते माइकल शूमाकर को एक चीज समझ में आ गई थी कि ये ड्राइवर यहां पर सिर्फ वन सीजन वंडर बन के नहीं बल्कि लगातार इस ड्राइवर चैंपियनशिप को लिफ्ट करने के मंसूबों से आया है. और जब आपके सुजुका सर्किट पे उस 130R के हाईली डेंजरस टर्न के ऊपर माइकल शूमाकर को ओवरटेक करते हुए आपके फर्नांडो अलोंसो ने एक ऐसा मंजर क्रिएट कर दिया तो एवरीबॉडी वाज इन ऑ कि भाई ये भी पॉसिबल है. और उस रेस के पोस्ट मैच इंटरव्यू में फर्नांडो अलोंसो ने जब ये बोला ना that I knew that Michael would break because he has got a wife and 2 kids waiting for him at home. तो कहीं ना कहीं ये उनकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ को दिखला रहा था कि भाई ये ड्राइवर यहाँ पर सिर्फ अपने आप को नंबर 1 बनाने के लिए नहीं बल्कि इस चीज को प्रूव करने के लिए है कि मुझसे बेहतर ग्रिड के ऊपर कोई है नहीं और ना कोई होने वाला है. साल 2005 की उस फ्लूट विक्ट्री को बोलने वाले साल 2006 में बिल्कुल भौचक के रह गए जब यहाँ पर ना सिर्फ रेनो के साथ दूसरा लगातार टाइटल डिलीवर किया बल्कि उस टाइटल चैंपियनशिप को जीतने के बाद उन्होंने फरारी का वो जो अनप्रेसिडेंटेड रन था और माइकल शूमाकर का जो इतना डेकोरेटेड करियर था उस पर रोक लगा दी. माइकल शूमाकर ने अपने बूट्स हैंग किए और माइकल शूमाकर ने फॉर्मूला वन को अलविदा बोला. अब साल 2005 और साल 2006 की लगातार 2 चैंपियनशिप जीतने के बाद फर्नांडो अलोंसो को एक ऐसा डिसीजन लेने वाले थे जिनसे उनका करियर बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक और ड्रास्टिक चेंज फेस करने वाला था. उन्होंने डिसीजन लिया
कि वो साल 2007 में एंटर करते में मैक्लारेन को ज्वाइन करेंगे। और मैक्लारेन एक ऐसे ही ड्राइवर की तलाश में थी जो उनको वापस से उस पोडियम पे रख दे, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो आखिरी बार जब मैक्लारेन ने टाइटल लिफ्ट किया था तो वो उन्होंने किया था मिका हैकनेन के साथ, और उन्होंने उस टाइम की फरारी को वो 2 लगातार टाइटल जीतने से रोका था। कुछ ऐसी उम्मीद में यहाँ पर आपकी मैक्लारेन ने फर्नांडो अलोंसो को साइन किया, और फर्नांडो अलोंसो ने आते ही ना वो चीज़ें करनी शुरू कर दी वो जो रेनो के साथ कर रहे थे। लेकिन इन सबके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जो यहाँ पर मैक्लारेन और फर्नांडो अलोंसो के रिश्ते को बहुत हद तक खराब कर रही थी। उस साल यहाँ पर फर्नांडो अलोंसो ग्रिड पर मौजूद हर एक ड्राइवर से तो compete कर ही रहे थे, लेकिन अपनी टीम में न्यूली प्रमोटेड उस एक रूकी से भी यहाँ पर कंपटीशन फेस कर रहे थे। और ना सिर्फ कंपटीशन उस ड्राइवर से था बल्कि कंपटीशन अपनी ही टीम से था। ऑफिशियल तौर पे तो मैक्लारेन ने ये बोला कि हम अपने दोनों ड्राइवर्स को इक्वल मशीनरी और इक्वल चांस देंगे टाइटल के लिए compete करने के लिए, लेकिन हकीकत उस स्टेटमेंट से कुछ और थी। वो रूकी कोई और नहीं यहाँ पर लुइस हैमिल्टन थे। लुइस हैमिल्टन एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के चलते यहाँ पर मैक्लारेन के साथ जुड़े हुए थे, और जब मैक्लारेन ने साल 2007 में फाइनली लुइस हैमिल्टन को प्रमोट किया तो उन्होंने फर्स्ट रेस से ही लुइस हैमिल्टन को अपना पोस्टर बॉय के तौर पे ट्रीट किया। और करते भी क्यों ना, इंग्लिश ड्राइवर था, इंग्लिश टीम के लिए ड्राइव कर रहा था, इंग्लिश मीडिया का पूरा सपोर्ट था, स्पॉन्सरशिप्स जो थी वो लुइस हैमिल्टन के अराउंड बिल्ड हो रही थी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर उनको ये पता था कि वो लुइस हैमिल्टन का नाम यूज करके एक लॉन्ग टर्म यहाँ पर आपका विजन क्रिएट कर रहे हैं। और इस सब के चलते घाटा किसी एक इंसान का हो रहा था, वो घाटा हो रहा था, वो नुकसान हो रहा था यहाँ पर फर्नांडो अलोंसो का। सोचिए 2 साल लगातार यहाँ पर वर्ल्ड ड्राइवरशिप चैंपियनशिप जीतने के बावजूद यहाँ पर फर्नांडो अलोंसो मैक्लारेन की नज़र में वो रिलायबल ड्राइवर थे नहीं। और हद तो तब पार हो गई जब हंगरी के उस सर्किट के ऊपर लुइस हैमिल्टन से पोजीशन स्वैप करने के लिए बोला गया और लुइस हैमिल्टन ने मना कर दिया। तो क्वालिफाइंग में यहाँ पर आपके फर्नांडो अलोंसो ने एक हरकत कर दी, और उस हरकत के बाद बहुत सारे काले छिट्टे जो थे वो सामने आ गए। जानबूझकर यहाँ पर फर्नांडो अलोंसो ने क्वालिफाइंग के टाइम पे आपका लैप टाइम रिड्यूस करने के लिए हैमिल्टन को वो पुश लैप के लिए कभी भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी नहीं, एंड उन्होंने इसके चलते यहाँ पर P1 पे शुरू किया। लेकिन मैक्लारेन ने इंक्वायरी बिठाई, FIA ने इंक्वायरी बिठाई, और फर्नांडो अलोंसो को 5 पोजीशन की ग्रिड पेनल्टी मिली। एक बहुत फेमस इंसिडेंट हुआ उस F1 सीजन के दौरान जिसका नाम था स्पाई गेट, उसको हम आपको एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उस स्पाई गेट के चलते यहाँ पर मैक्लारेन के ऊपर 100 मिलियन का पनिशमेंट लगा, और उसके साथ ही साथ उनको कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हालांकि यहाँ पर उनके दोनों ड्राइवर्स को वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप डिस्क्वालीफाई ना करके अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो आखिरी दिन तक जाकर यहाँ पर एक दूसरे से compete कर पाए वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप के लिए। अब मैक्लारेन ने ना ये सिलेक्टिव फेवरेटिज्म के चलते अपनी ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी, और सीजन की आखिरी रेस में जब वो साओ पोलो पे एंटर कर रहे थे तो उस वक्त पर मैक्लारेन के 2 ड्राइवर्स तो थे सामने, लेकिन फरारी आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पर पिक्चर में आ गई थी, एंड दे ऑल्सो हेल्ड अ चांस टू विन द वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप। पोजीशन कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर आखिरी रेस में एंटर करते में लुइस हैमिल्टन के पास थे 107 पॉइंट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि उनके पीछे 4 पॉइंट, इतना ज्यादा फ्रॉड, इतनी ज्यादा यहाँ पर पार्शियलिटी फेस करने के बावजूद फर्नांडो अलोंसो बैठे हुए थे। और उसके बाद यहाँ पर 100 पॉइंट्स के साथ थे यहाँ पर आपके फरारी के नए ड्राइवर किमी राइकनेन। अब पता है मैक्लारेन ने आखिरी रेस में भी अपनी टीम स्ट्रेटेजी और अपने फेवरेटिज्म के चलते यहाँ पर दोनों में से किसी भी ड्राइवर की जो ड्रीम थी ड्राइवर चैंपियनशिप जीतने की वो पूरी नहीं होने दी। और इस सब के बीच में फायदा किसका हुआ? फायदा हुआ फरारी के किमी रैकनेन का। वो आखिरी बार था जब फरारी ने वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप के ऊपर अपने हाथ काबिज किए थे, एंड आउट ऑफ नोवेयर किमी रैकनेन बिकेम द वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियन। और साल 2007 का एंड होते होते चीजें इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि रॉन डेनिस और अलोंसो वर नॉट सीइंग आई टू आई, एंड फाइनली 1 साल की टीम जुगलबंदी के साथ ही साथ यहाँ पर अलोंसो ने मैक्लारेन को लीव किया और वो अपनी पुरानी टीम रेनो लौट गए। अब अगले 2 साल इतने फ्रूटफुल नहीं थे, लेकिन साल 2010 में यहाँ पर एक नया चैप्टर शुरू हो रहा था, और वही टीम जिसके हाथों यहाँ पर 2007 का टाइटल हारे थे अलोंसो, अब उन्हीं के साथ मिलकर एक ऐसी ड्रीम देखना शुरू किया जो शायद पूरी हो सकती थी।
साल 2007 में एक बहुत ही डिजर्विंग टाइटल लूज किया, अपनी वजह से नहीं, किस्मत की वजह से और अपनी खराब टीम स्ट्रेटेजी की वजह से। साल 2010 में जब आपके अलोंसो ने फरारी के साथ वो अपना नया चैप्टर शुरू किया, तो एक और ड्राइवर था जो अपनी नई कहानी लिखने वाला था F1 के इतिहास में और डायरेक्टली कंपीट कर रहा था यहां पर अपने ही टीममेट और फर्नांडो अलोंसो के साथ। वो ड्राइवर कोई और नहीं, सेबेस्टियन वेटल थे और वो दो कॉम्पिटिटर कोई और नहीं, मार्क वेबर उनके टीममेट और फर्नांडो अलोंसो थे। अबू धाबी की वो रेस थी, आखिरी रेस थी उस सीजन की, और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि फरारी एक बार वापस से अलोंसो के उस मच डिजर्विंग टाइटल सीजन की सबसे बड़ी गुनहगार बन गई। आखिरी रेस में अलोंसो को P4 आना था और कुछ भी करके बस 5 से 6 पॉइंट निकालने थे, लेकिन फरारी ने एक खराब स्ट्रेटेजी रखी। वहां पर वेटल उस पूरे सीजन में, आपको जान के ताज्जुब होगा, एक भी रेस में आपके बतौर चैंपियनशिप लीडर नहीं एंटर किए थे, लेकिन आखिरी रेस में आपके सेबेस्टियन वेटल ने वो रेस जीती और उसी के साथ बड़े ही ड्रामेटिक फैशन में अपना पहला वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम पे दर्ज किया। एंड इफ यू वांट टू नो व्हाट हैपेंड टू फर्नांडो अलोंसो, तो फर्नांडो अलोंसो की टीम ने ही फर्नांडो अलोंसो को वो टाइटल हरवा दिया। अलोंसो उस रेस में 7th फिनिश करते हैं, 4 पॉइंट्स बिहाइंड यहां पर आपके जो उस साल के ड्राइवर चैंपियनशिप विनर थे सेबेस्टियन वेटल। 40 लैप तक यहां पर वो आपके जूझते रहे यहां पर उस रेनो के पीछे, और अल्टीमेटली हुआ क्या कि अलोंसो वो टाइटल, वो उस साल का मच डिजर्विंग टाइटल गवा बैठे। साल 2011 तो रेडबुल ने एक रॉकेट शिप बिल्ड की थी, तो वहां पर सेबेस्टियन वेटल के सामने कोई आ भी नहीं पाया। लेकिन साल 2012 वो सीजन था जिसको फर्नांडो अलोंसो अपने करियर का सबसे बेहतरीन सीजन बोलते हैं। अब आप ये सोचिए कि जिस ड्राइवर ने 2005 और 2006 में माइकल शूमाकर जैसे ड्राइवर को वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप जीतने से रोका, और ना सिर्फ रोका हो भाई, रिटायरमेंट में फोर्स कर दिया हो, वो ड्राइवर ये बोल रहा था कि साल 2012 वो साल था जब उन्होंने अपनी पीक पे रेसिंग की और उनके करियर का वो सबसे बेस्ट ड्राइविंग सीजन था। लेकिन उस साल की अगर मैं फरारी को डिफाइन करूं ना, उस साल की फरारी ग्रिड पे सबसे लीस्ट कॉम्पिटिटिव कार थी, और उस लीस्ट कॉम्पिटिटिव कार को यहां पर वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप के उस फेज तक ले जाना फर्नांडो अलोंसो की ग्रेटनेस को डिफाइन करता है। प्रॉब्लम हर बार की तरह वही आई कि यहां पर फरारी की खराब स्ट्रेटेजीज और कहीं ना कहीं किस्मत का जो खेल था वो फर्नांडो अलोंसो की उस साल की रेस को ले डूबा। आखिरी रेस में एंटर करते में यहां पर फर्नांडो अलोंसो को पोडियम फिनिश करना था और ये दुआ मनानी थी कि कुछ भी करके सेबेस्टियन वेटल जो हैं वो P7 के आउटसाइड फिनिश कर जाएं, और होता भी ऐसे ही, क्योंकि फर्नांडो अलोंसो की रेस का स्टार्ट बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन उतना ही खराब स्टार्ट यहां पर आपके सेबेस्टियन वेटल का था। वो स्पिन कर जाते हैं लैप 1 पर ही, और वो ग्रिड के बिल्कुल लास्ट में अपनी रेस शुरू करते हैं, लेकिन लैप आफ्टर लैप यहां पर सेबेस्टियन वेटल उस गैप को क्लोज करते जाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं माइकल शूमाकर के उस इजी पास ने उस साल की वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप को कंक्लूड कर दिया, और फर्नांडो अलोंसो एक बार वापस से किस्मत के हाथों उस टाइटल को गवा बैठे। उस साल यहां पर आपके सेबेस्टियन वेटल ने उन पोजीशन पे फिनिश करके टाइटल अपने नाम पे दर्ज किया, एंड दैट वाज द लास्ट टाइम व्हेन फर्नांडो अलोंसो केम रियली क्लोज टू विनिंग द चैंपियनशिप। उसके बाद यहां पर साल 2015 में डार्केस्ट टर्न आया उनके पूरे करियर का, जब उन्होंने मैक्लारेन को ज्वाइन किया, और मैक्लारेन उस वक्त पे होंडा के साथ काम कर रही थी। मैक्लारेन ने एक प्रोजेक्ट सामने रखा। प्रीवियस चैप्टर अगर उनके लिए काफी दर्दनाक नहीं था, तो ये आने वाला चैप्टर उनके करियर को बिल्कुल खत्म करने वाला था। फर्नांडो अलोंसो ने रेनो के साथ जब डील साइन की, तो रेनो ने उनको प्रॉमिस किया कि वी आर नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग यू एक कॉम्पिटिटिव कार, वी आर प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट कार ऑन द ग्रिड। बट अल्टीमेटली वो कही गई बातें बिल्कुल ऑपोजिट साबित हुई, और फर्नांडो अलोंसो का 2015 से लेकर 2018 तक का वो जो सफर था उनके पूरे F1 करियर का डार्केस्ट फेज बन गया, क्योंकि एक ड्राइवर जो कि चैंपियनशिप्स के लिए ना सिर्फ कंपीट कर रहा था, ऑलमोस्ट जीतते रह रहा था, वो अब यहां पर 7th और 8th फिनिश कर रहा था अपनी टीम के साथ। वो यहां पर पोडियम प्लेसेस के आसपास भी नहीं था, और अल्टीमेटली लगातार डिसअपॉइंटमेंट्स को फेस करने के बाद साल 2018 में फर्नांडो अलोंसो ने एक कॉल लिया
कि अब वो F1 में रेस नहीं करेंगे। साल 2018 का वो फाइनल रेस था अबू धाबी के ऊपर, जहां पर आपको याद होगा सेबेस्टियन वेटेल और आपके लुइस हैमिल्टन ने उनके साथ वो डोनट्स करके फर्नांडो अलोंसो को एक मच डिजर्वेड फेयरवेल दी। लेकिन भाई वो कहते हैं ना, शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन शिकार करना नहीं भूलता है। साल 2021 में फर्नांडो अलोंसो ने वापसी की, और वापसी की एल्पाइन टीम के साथ। और एल्पाइन के साथ आते ही फर्नांडो अलोंसो ने वो भूख वापस से शो करनी शुरू कर दी। वो भूख जो 2001 में मिनार्डी के उस ड्राइवर जो 19 साल के एज में एंटर किया था, वो सेम भूख यहां पर वापस से नजर आ रही थी। साल 2021 और साल 2022 में आपके एल्पिन के साथ कंपीट करने के बाद फाइनली जाकर साल 2023 में उन्होंने अपने करियर का वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट और वो लाइफ चेंजिंग डिसीजन लिया, जहां पर उन्होंने एस्टन मार्टिन को चूज किया। उस साल आपके एस्टन मार्टिन से रिटायर हुए थे सेबेस्टियन वेटेल, और सेबेस्टियन वेटेल की सीट खाली हुई थी, और वो सीट फर्नांडो अलोंसो ने खुशी खुशी ली। जब वो डिसीजन लिया जा रहा था तो सबको यही लग रहा था कि यार सेबेस्टियन वेटेल इस टीम के साथ कंपीट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फर्नांडो अलोंसो क्या वो चीज कर पाएंगे? और हुआ भी ऐसे ही भाई। फर्नांडो अलोंसो की उस भूख ने और एस्टन मार्टिन की उस एक ब्रॉकेट शिप ने ना फर्नांडो अलोंसो के उस फेज को वापस से हमें याद दिला दिया, जब वो बंदा लगातार पोडियम्स निकाल रहा था, जब वो लगातार यहां पर आपके क्वालिफाइंग में फ्लाइंग लैप्स निकाल रहा था। तब हमें वो 2005, वो 2006, वो 2007, वो 2010 और वो 2012 का फर्नांडो अलोंसो नजर आया। और वो सीजन जब कंक्लूड हुआ तो 2012 के पहली बाद ये मौका था जब यहां पर फर्नांडो अलोंसो ने मोर देन 200 पॉइंट्स के साथ वो सीजन कंक्लूड किया। और 2023 का वो सीजन हमें कहीं ना कहीं एक बात जरूर समझा के गया कि फर्नांडो अलोंसो एक खराब ड्राइवर नहीं थे, बस उनकी किस्मत खराब थी। और ये फर्नांडो अलोंसो का जो पूरा करियर ग्राफ है, ये फर्नांडो अलोंसो की जो पूरी F1 की करियर हिस्ट्री है, ये हमें एक ही चीज पर लाकर वापस से खड़ा कर देती है that Fernando Alonso was the prince of F1 who could never become the king. Maybe in some parallel universe Fernando Alonso won that 2007 का ग्रैंड प्री। Maybe Fernando Alonso ने 2010 की वो वर्ल्ड चैंपियनशिप लिफ्ट की। Maybe Fernando Alonso ने फरारी के साथ मिलकर वो 2012 की वर्ल्ड चैंपियनशिप लिफ्ट की। और वो फर्नांडो अलोंसो जो शायद अपना करियर सिर्फ 2 वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप एंड करने वाले हैं, उन्होंने शायद फाइनली जाकर अपनी प्रोफेसी, अपनी जो डेस्टिनी थी उसके अगेंस्ट लड़कर वो 5 वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम पर फाइनली रजिस्टर कर ली। मुझे नहीं पता यहाँ पर कि लोग फर्नांडो अलोंसो को जब वो अपने करियर को एंड करेंगे किस तरीके से देखेंगे, लेकिन ट्रू फार्मूला 1 फैंस फर्नांडो अलोंसो को हमेशा उसी नज़र से देखेंगे जिस नज़र से मैंने आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है, एंड दैट वाज दैट फर्नांडो अलोंसो वाज ट्रूली द प्रिंस who could never become the king that he was supposed to be, the king that he truly deserved to be.